हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम कुर्नो डिओप्ली मॉडल जो हैं, जिसको कुर्नो कंपटीशन भी कहा जाता है, हिंदी में जिसको हम कहते हैं कुर्नो का द्विअधिकार मॉडल। तो आज के वीडियो में हम द्विअधिकार मॉडल जो है कुर्नो का, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम द्विअधिकार की बात करें, डिओपोली का मतलब एक तरह से क्या होता है, बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु के समरूप वस्तु के जो एक जैसी वस्तु बनाने वाली फर्में हैं, उत्पादक है, वो कितनी होती हैं, दो फर्में होती हैं। यहाँ केवल दो ही उत्पादक होते हैं, एक जैसी वस्तु बनाने वाले, समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाले केवल दो ही विक्रेता होते हैं, दो ही फर्म होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विअधिकार कहते हैं, डिओपोली कहते हैं। और डिओपोली जो है, द्विअधिकार बाजार जो है, वो एक तरह से अल्पाधिकार बाजार, जो ओलिगोपोली मार्केट है, उसी का एक रूप कह सकते हैं हम। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं, ठीक है, एक जैसी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, समरूप वस्तु का होमोजीनियस जो गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो फर्मों की संख्या होती है वो कुछ फर्में होती है। जब फ्यू फर्म्स होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। तो देखिए, कुर्नो ने अपना जो मॉडल दिया था, प्रारंभ में किस में दिया था, उन्होंने डिओपोली मार्केट के लिए दिया था, द्विअधिकार मॉडल का दिया था, द्विअधिकार बाजार के लिए, जिसमें किसी वस्तु के केवल दो ही उत्पादक थे। और बाद में इसको एक तरह से एक्सटेंड किया गया था और इसको जो ओलिगोपोली मार्केट है, अल्पाधिकार बाजार है, वहां पर उसको लागू करने का प्रयास किया गया था। सबसे पहले अगर हम कुर्नो की बात करें तो कुर्नो जो थे वो फ्रेंच गणितज्ञ थे और इनका पूरा नाम क्या था, अगनस्टाइन कुर्नो। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1838 में और उस बुक का क्या नाम था, रिसर्च इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ। क्लियर हो गया, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1838 में। ठीक है, मतलब जो कुर्नो का डिओपोली मॉडल है वो किसने दिया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन है अगस्टाइन कुर्नो। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1838 में। बुक का क्या नाम था, रिसर्चेज इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ। इस बुक में उन्होंने डिओपोली मार्केट के बारे में अपना मॉडल दिया था। अब देखिए, ये जो मॉडल है वो एक तरह से क्या बताता है, या इस मॉडल से हमको क्या पता चलता है कि जब किसी बाजार में, डिओपोली मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो जब बाजार में जो समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली केवल दो फर्में होती हैं, ठीक है, जब बाजार में केवल दो फर्में हैं जो क्या कर रही हैं, एक जैसी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं और उनकी जो उत्पादन लागतें हैं वो भी समान हैं। जैसे दो फर्म हैं, ए फर्म है और बी फर्म है, दोनों क्या कर रही है, एक तरह से मिनरल वाटर का प्रोडक्शन कर रही हैं, दोनों एक तरह से समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही हैं। और इन दोनों का उत्पादन करने की जो लागत है वो दोनों फर्मों के लिए क्या है, इक्वल हैं। दोनों की जो उत्पादन लागत है दोनों फर्मों के लिए वो क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में जो कंपटीशन है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो अपने उत्पादन का निर्धारण करेंगे, इसी को हम एक तरह से डिओपोली मॉडल में जो द्विअधिकार मॉडल है उसमें उन्होंने बताने का एक तरह से प्रयास किया है। क्लियर हो गया, कुर्नो का जो मॉडल है द्विअधिकार मॉडल, इसमें एक तरह से उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब बाजार में समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली केवल दो फर्में होती हैं और उनकी अगर उत्पादन लागतें, दोनों फर्मों की उत्पादन लागतें अगर समान हैं, तो ऐसी स्थिति में बाजार में वो किस तरीके से आपस में वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, किस तरीके से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उत्पादन का वो निर्धारण किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में ये हमारा मॉडल है। अब देखिए, इस मॉडल को देने के साथ साथ में उन्होंने उसकी कुछ एजम्पशंस भी लिए हैं, कुछ मान्यताएं भी ली हैं। ठीक है, कुर्नो का जो डिओपोली मॉडल है उसको एक तरह से कुर्नो कंपटीशन भी कहा जाता है, कुर्नो प्रतिस्पर्धा या कुर्नो प्रतियोगिता हम कह सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने अपना जो ये मॉडल दिया है उसमें उन्होंने कुछ चीजों को मान लिया है, जिसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, एजम्पशंस कहते हैं। तो वो कौन कौन से एजम्पशंस हैं उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस मॉडल में एक तरह से क्या मान लिया कि जो बाजार है उसमें केवल दो फर्में हैं, केवल दो ही विक्रेता हैं। देखिए, जो खरीदने वाले जो बायर्स हैं, क्रेता जो हैं वो अधिक संख्या में हैं, लेकिन जो फर्में हैं, जो सेलर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो वस्तु को बनाने वाली फर्में होती है, विक्रेता होती है, वो कितनी, केवल दो फर्में हैं। और दोनों फर्में क्या कर रही हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही हैं।
जो प्रोडक्शन वो कर रही है वो कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है उनका, ठीक है। होमोजीनियस के लिए उन्होंने एक तरह से जो एग्जांपल लिया है वो किसका लिया है, मिनरल वाटर का, कि दो फर्में बाजार में वो क्या कर रही हैं, मिनरल वाटर को प्रोड्यूस कर रही हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही हैं। तीसरी जो मान्यता है, एजम्पशन है, वो क्या है, दोनों फर्मों को जो मांग वक्र है वो एक तरह से क्या है, रेखी है, एक सीधी रेखा के रूप में है, डाउनवर्ड स्लोप है, ऋणात्मक ढाल का है, और प्रत्येक फर्म को बाजार के बारे में पूरा ज्ञान है। देखिए बाजार में दो फर्में हैं तो प्रत्येक फर्म को जो अपनी प्रतिद्वंदी फर्म है उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज है। तो दोनों फर्म जो हैं उनका मांग वक्र एक तरह से दिया होता है। मांग वक्र कैसा होता है, रेखीय होता है, सीधी रेखा के रूप में होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, और प्रत्येक फर्म को बाजार के बारे में पूरा ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो मान्यता है वो क्या है, इसमें मान लिया गया है कि जो उत्पादन की लागत है वो एक तरह से क्या है, शून्य है। दोनों फर्मों के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसकी उत्पादन लागत को एक तरह से क्या मान लिया गया है, शून्य मान लिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों फर्मों के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसकी लागत दोनों फर्मों के लिए क्या है, एक जैसी है। मतलब दोनों फर्में क्या कर रही हैं, एक समान टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है वो दोनों फर्मों के द्वारा एक जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो मान्यता है वो है कि लाभ अधिकतम करने के लिए प्रत्येक फर्म क्या करती हैं, उत्पादन की जो मात्रा है उसका निर्धारण स्वयं करती हैं। एक फर्म वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित करेगी, देखिए बाजार में दो फर्में हैं और प्रत्येक फर्म कितना उत्पादन करेगी उसका निर्धारण कौन करता है, वो जो फर्म है वो खुद ही इसका निर्धारण करेगी कि वो बाजार में कितना उत्पादन करेगी। कीमत का निर्धारण जो है वो फर्म के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। जो दो फर्में हैं दोनों फर्में कितना कितना उत्पादन करेगी उसका निर्धारण वो दोनों स्वयं करती हैं, लेकिन कीमत का जो निर्धारण है वो फर्मों के द्वारा नहीं किया जाएगा। बाजार में जो भी प्रचलित कीमत है उस कीमत पर वो अपना जो माल है, अपनी जो वस्तु उसको बेचेगी। क्लियर हो गया। प्रत्येक फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उससे वो बाजार में जो भी प्रचलित कीमत है उसी कीमत पर बेचेगी। कीमत का जो निर्धारण है वो उन दोनों फर्मों के द्वारा नहीं किया जाता है। कीमत का जो निर्धारण है वो बाजार की शक्तियों के आधार पर होता है। जो भी बाजार में प्रचलित कीमत होगी उसी कीमत पर फर्म जो है अपना माल बेचेगी। दोनों फर्मों की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक फर्म जो है, ठीक है, वो क्या मानती हैं कि उसका जो प्रतिद्वंदी है, उस जैसे ए फर्म है उसका क्या मानना है कि जो दूसरी फर्म है बी है वो इसके उत्पादन को, बी फर्म जो है वो ए के उत्पादन को प्रभावित नहीं करेगी, या ए फर्म जो है वो बी के उत्पादन को प्रभावित नहीं करेगी। तो दोनों फर्म ये क्या मानती हैं कि जो उसकी कॉम्पिटिटर है, जो उसका प्रतिद्वंदी फर्म है, वो उसके उत्पादन को प्रभावित नहीं करेगी। कहने का मतलब एक फर्म ए के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए जो प्रतिद्वंदी है वो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। मतलब प्रतिद्वंदी के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती हैं। इन दोनों का उत्पादन का जो निर्धारण वो एक तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं, स्वतंत्र हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको हम एक बार थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो हमने मान्यता भी समझी थी कि सबसे पहले क्या एजम्पशन है इसकी, ओनली टू फर्म्स और सेलर, केवल मार्केट में दो फर्म होती हैं, दो ही सेलर होते हैं, और दोनों फर्में हैं एक तरह से वो क्या कर रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को वो सेल कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन सा है, मिनरल वाटर है। उसके बाद में दोनों की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो एक तरह से क्या है, दोनों फर्मों के लिए समान है। दोनों फर्मों की कितनी मानी गई है, जीरो मानी गई है। साथ ही साथ फर्म का जो डिमांड कर्व है वो एक तरह से क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, उसका स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से। और प्रत्येक फर्म जो है, जो हर एक सेलर है वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। साथ ही साथ इसमें ये भी मान लिया गया है कि एक फर्म के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, जो उसका प्रतिस्पर्धी है, वो किसी में किसी प्रकार की कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। मतलब वो एक फर्म ए के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इसके बदले में बी फर्म जो है उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, वो अपना आउटपुट में चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हो गया। और फिर
जो फर्म होती हैं वो एक तरह से कीमत का निर्धारण नहीं करती हैं। कीमत एक तरह से कौन सी होगी, बाजार में जो प्रचलित कीमत है उसी कीमत पर दोनों फर्में क्या करेगी, अपने माल को बेचेगी। क्लियर हो गया। तो ये आपको कुछ एजम्पशंस है वो आपको याद रखनी है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा जो डायग्राम है इसमें हमने फर्म ए का ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, सीमांत आगम कर्व है, और ये हमारा क्या है, दोनों फर्मों का मांग वक्र है जिसको हम AR कर्व कह सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। OY एक्सिस जो है, ठीक है, OY एक्सिस पर हमने क्या लिए हैं, रेवेन्यू लिए हैं, और हमारा जो OX एक्सिस है यहाँ पर हमने क्या लिया है, आउटपुट लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो ये हमारा MR कर्व है ये हमने ए फर्म का लिया है। ठीक है, बी फर्म का जो है उसको आप अभी मत देखिए, केवल MR ए कर्व जो है, ठीक है, ए फर्म का जो MR कर्व है और AR कर्व है, केवल आप सबसे पहले इसी को देखिए। तो देखिए ए फर्म का जो MR कर्व है वो हमारा ये है। अब देखिए जैसा हमने पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, उसके लिए क्या जरूरी है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब हमने एक मान्यताएं पढ़ी थी, अजम्पशंस पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि फर्म जो है उसकी लागत एक तरह से क्या है, शून्य है। मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट उसको क्या एज्यूम किया गया इसमें, जीरो। मतलब मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, वो कहाँ पे होगी, इस लाइन पे होगी। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। अब देखिए फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो दोनों इक्वल जो है वो कहाँ पे हैं, इस ए पॉइंट पर। मतलब ए फर्म जो है, ए प्रोड्यूसर जो है, उसका इक्विलिब्रियम, उसका जो संतुलन है वो कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे होगा। ए पॉइंट पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसी कंडीशन में फर्म जो है प्रोडक्शन कितना करेगी, ए फर्म जो है वो प्रोडक्शन कितना करेगी, ओ से लेकर ए। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि मार्केट में जो टोटल डिमांड है वो कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक है। ठीक है, टोटल जो डिमांड है वो कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक है। और उस टोटल डिमांड का माना कि जैसे टोटल डिमांड है वो कितनी है, 2000 यूनिट है, इसका हाफ, ठीक है, इसका जो हाफ है, हाफ का मतलब हो गया इसका 1000। तो 1000 यूनिट जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगी, फर्म है। तो ओ से लेकर ए तक जो प्रोडक्शन है वो कितना है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये कितना है, 1000 है। टोटल जो डिमांड है ओ से लेकर क्यू वो कितना है, 2000 यूनिट्स हैं, और उसमें से जो ए फर्म है वो कितना प्रोडक्शन करेगी, इस टोटल का हाफ। ठीक है, हाफ कितना हो गया, 1000 हो गया। यहाँ ओ से लेकर ए तक हो गया। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी कि जो टोटल डिमांड है वो कितनी है मार्केट में, ओ से लेकर क्यू तक है, इतनी है। और इसकी जो आधी यूनिट जो है, ठीक है, आधा ओ से लेकर ए तक जो भाग है वो एक तरह से कौन प्रोड्यूस करेगी, फर्म ए। और फर्म ए का जो इक्विलिब्रियम वो कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे होगा। ठीक है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इक्वल हैं। अब देखिए इस इक्विलिब्रियम लेवल पर अगर हम देखें तो जो प्राइस है वो कितनी डिटरमिन होगी, ए से लेकर आर तक, या ओ से लेकर हम पी तक कह सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर इस ए पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर अगर हम एवरेज रेवेन्यू देखें तो वो कितनी है, आर से लेकर ए तक है, या ओ से लेकर पी तक है। तो जो प्राइस है वो कितनी डिटरमिन हुई, कितनी कीमत का जो निर्धारण वो कितना हुआ, ओ से लेकर पी तक हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं आर से लेकर ए तक। तो ये कीमत का निर्धारण हो गया ए फर्म के द्वारा। अब देखिए बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे 2000 टोटल डिमांड थी, टोटल प्रोडक्शन था, मतलब उसमें से ए फर्म ने जो प्रोडक्शन किया, ठीक है, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, टोटल डिमांड कितनी थी, 2000 यूनिट। उसमें से ए फर्म जो है उसने कितना प्रोडक्शन कर दिया, 1000, या ओ से लेकर ए तक। अब बाकी का जो आधा भाग है ए से लेकर क्यू तक का, उसमें से भी वापस आधा, क्योंकि प्रत्येक फर्म जो है वो क्या करती हैं, टोटल जितनी मार्केट डिमांड होती हैं उसका केवल हाफ, 1/2 ही वो प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब फर्म ए जो है उसने कितना प्रोडक्शन किया, 2000 का हाफ कितना हो गया, 1000 उसने प्रोड्यूस किया है। अब जो बी फर्म है, अब देखिए
2000 में से हमने 1000 को माइनस कर दिया, तो अब कितना बचा हुआ है? 1000 बचा हुआ है। और इस 1000 का आधा ही प्रोड्यूस करेगी कौन? फर्म बी। मतलब बी फर्म जो है प्रोड्यूस करेगी, वो कितना करेगी? 500 यूनिट। क्लियर हो गया? तो टोटल जो डिमांड थी अब कितनी थी? ए से लेकर क्यू। अब इसका जो आधा है, ठीक है, ए से लेकर क्यू, क्यू कितना है? 1000 है, तो इसका जो आधा है 500, वो कौन प्रोड्यूस करेगी? फर्म बी। ठीक है, इसलिए फर्म बी का जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो बन जाएगा हमारा ये वाला। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, बी फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो कौन सा हो गया हमारा? आर से लेकर बी जो लाइन जा रही है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया फर्म बी का। और फर्म बी जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी? 500 यूनिट। या टोटल जो डिमांड है ए से लेकर क्यू, उसका हाफ। हाफ कितना हो गया? ए से लेकर बी तक। और ऐसी स्थिति में जो मार्केट है उसमें टोटल सप्लाई एक तरह से क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि 1000 जो प्रोडक्शन है वो तो किसका है? फर्म ए का। और 500 यूनिट जो प्रोडक्शन है या ए से लेकर बी तक जो प्रोडक्शन है वो किसका है? फर्म बी का। इसलिए मार्केट में टोटल सप्लाई बढ़ती है, जिससे प्राइस क्या होगी? कम होगी। और प्राइस कम होकर कहाँ पे आ जाएगी? पी से P1 पर आ जाएगी। तो क्लियर हो गया? अब देखिए बाकी का जो बचा हुआ है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया एक तरह से। सेकंड स्टेज जो है उसमें भी आगे एक तरह से क्या होगा? यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। देखिए पीरियड फर्स्ट ए की अगर हम बात करें तो फर्म ए जो है वो कितना प्रोडक्शन कर रही है? हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब क्या हो गया कि टोटल अगर डिमांड कितनी है? 2000 है, तो उसका हाफ, 2000 का हाफ कितना हो गया? 1000। तो ए फर्म जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी? 1000 करेगी। और फर्म जो बी है वो कितना प्रोडक्शन करेगी? इसका जो हाफ बचा हुआ है उसका भी हाफ। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 हम कह सकते हैं। मतलब वो कितना प्रोडक्शन करेगी? टोटल का 1/4। टोटल जो डिमांड थी वो कितनी थी? 2000। तो इसका 1/4 कितना हो गया? 500 हो गया। तो फर्म बी जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी? 500। क्लियर हो गया? इस चीज को हम इसमें भी समझ सकते हैं। कब पीरियड फर्स्ट की अगर हम बात करें, मार्केट में जो टोटल डिमांड है वो कितनी है? 2000 यूनिट है। उसमें से फर्म ए जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी? उस 2000 टोटल डिमांड का हाफ। तो 1/2 ऑफ 2000, तो कितना हो गया? फर्म ए जो है वो प्रोडक्शन करेगी 1000 यूनिट का। और फर्म बी जो है बाकी बची हुई 2000 में से 1000 का प्रोडक्शन कौन कर रही है? फर्म ए। अब बाकी का बचा हुआ कितना है? 1000। तो इस 1000 का हाफ 1/2 कौन प्रोड्यूस करेगी? फर्म बी। तो फर्म बी का जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 500 होगा। अब देखिए फर्म बी जो है वो 500 यूनिट अगर प्रोड्यूस करेगी, तो जो फर्म ए है अब वो कितना प्रोडक्शन करेगी? तो वो भी एक तरह से क्या करेगी? जो टोटल प्रोडक्शन है माना कि कितना है? 1 है। इस 1 में से 1 माइनस 4, 1/4 को वो क्या कर देगी? घटा देगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रक्रिया क्या होगी? ये चलती रहेगी। और उसका हाफ, ठीक है, 1, टोटल तो कितना है? 1 है। और फर्म बी जो है वो कितना प्रोडक्शन कर रही है? 1/4। तो इन 1 में से 1/4 को हम माइनस कर देंगे। और इसका जो हाफ है वो कौन प्रोड्यूस करेगी? फर्म ए करेगी। तो फर्म ए का जो प्रोडक्शन, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। इसी तरीके से फर्म बी जो है टोटल जो डिमांड है वो कितनी है? माना कि 1 यूनिट है। तो फर्म ए का जो प्रोडक्शन वो कितना है? 3/8 है। तो 1 में से 3/8 को माइनस कर देंगे। और बाकी जो बचा हुआ है उसका हाफ, उसका 1/2। तो 1/2 ऑफ 1 माइनस 3/8 इक्वल टू 5/16 जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगी? फर्म बी प्रोड्यूस करेगी। अब ये बी जो है वो कितना प्रोडक्शन कर रही है? 5/16। तो जो फर्म ए है, तो नेक्स्ट पीरियड में अगर हम देखें तो फर्म ए जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी? तो टोटल जो डिमांड है 1, उसमें से हम 5/16 को माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 5/16। और ए जो है कितना प्रोडक्शन करेगी? इसका हाफ ही करेगी। ठीक है, 1/2। तो ये कितना होगा? 11/32। अब फर्म बी जो है वो कितना करेगी? तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड है वो कितनी है? 1। तो 1 में से माइनस कर देंगे 11/32 और इसका भी हाफ। ठीक है, हाफ मतलब
21/64। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो आगे चलती रहेगी। और इसको आप सिंपल अगर देखना चाहें तो आप इसमें इस टेबल में देखिए कि फर्म ए जो है पीरियड फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो टोटल डिमांड थी कितनी थी 2000 यूनिट्स। उसमें से फर्म ए जो है प्रोडक्शन कितना करेगी उस 2000 का हाफ मतलब 1000। और 1000 अगर प्रोडक्शन फर्म ए कर रही है तो बी कितना करेगी बाकी बची हुई 1000 यूनिट का हाफ। तो बाकी बची हुई 1000 का हाफ कितना हो गया 500 हो गया। अब हमको नेक्स्ट स्टेज जो है वो यहीं से शुरू करनी है, ठीक है, कि फर्म बी प्रोडक्शन कितना कर रही है 500 यूनिट। तो फर्म ए जो है नेक्स्ट सेकंड पीरियड में वो कितना प्रोडक्शन करेगी। तो टोटल डिमांड कितनी थी 2000, उसमें से फर्म बी का जो प्रोडक्शन है वो कितना है 500, ये हम माइनस कर देंगे। अब बचा हुआ कितना है 1500। इस 1500 का जो हाफ है वो कौन प्रोड्यूस करेगी फर्म ए। तो फर्म ए जो है अब वो कितना प्रोडक्शन करेगी 750 यूनिट ही प्रोडक्शन करेगी। अब देखिए टोटल डिमांड कितनी है 2000 है, उसमें से अगर फर्म ए जो है वो 750 यूनिट बनाती हैं तो फर्म बी कितना बनाएगी। तो देखिए 2000 में से ये 750 हम माइनस कर देंगे तो बाकी के बचे हुए कितने हैं 1250। अब फर्म बी जो है टोटल डिमांड कितनी है मार्केट में 1250, इसका भी हाफ। तो 1250 का जो हाफ है वो कितना होता है 625। तो फर्म बी जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी 625। अब बी अगर फर्म प्रोडक्शन कर रही कितना 625 और टोटल डिमांड जो है मार्केट में हमने कितनी एज्यूम कर रखी है 2000। तो फर्म ए जो है नेक्स्ट थर्ड पीरियड में फर्म ए जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी इस 2000 में। जो बी फर्म है वो कितनी आवश्यकताओं की मांग की पूरी कर रही है 625। तो 2000 में से हम 625 को माइनस कर देंगे, बाकी का बचा हुआ जो 1375 है इसका हाफ। तो इसका हाफ कितना होता है 687.5, ये कौन प्रोड्यूस करेगी फर्म ए। अगर फर्म ए के द्वारा इतना प्रोडक्शन किया जाता है 687.5 तो बाकी बचा हुआ तो 2000 में से 687.5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1312.5। और इसका हाफ इसका 1/2 कितना होता है 656.25, ये कौन प्रोड्यूस करेगी फर्म बी। और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। और कब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तु की जो मात्रा है वो इक्वल नहीं हो जाए। तो इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे होगा तो फर्म ए जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी टोटल जो डिमांड है 2000 उसका 1/3, ठीक है, टोटल जो डिमांड है 2000 उसका 1/3 जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगी फर्म ए। तो 2000 का 1/3 कितना होता है 666.66 आएगा, या इसको हम राउंड फिगर में 67 लिख सकते हैं। तो फर्म ए जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगी 666.67। इसी तरीके से फर्म बी जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी, वो भी टोटल जो डिमांड है 2000 उसका 1/3 ही, ठीक है, 1/3 कितना होता है 2000 का, तो ये भी होता है 666.67। तो संतुलन की स्थिति जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहाँ पे होगा जब फर्म ए के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है और फर्म बी के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो दोनों कितना हो जाए इक्वल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए हैं कि जो टोटल डिमांड है जैसे 1/3 जो है उसको कौन पूरा करेगा फर्म ए, और फर्म बी जो है वो भी कितना पूरा करेगी 1/3, और बाकी का जो बचा हुआ 1/3 है वो एक तरह से क्या रहेगा ओपन रहेगा, खुला रहेगा। इसका मतलब फर्म जो है वो एक तरह से क्या चाहेगी, दोनों फर्म जो है वो चाहेगी कि मार्केट में जितनी डिमांड है उसको पूरा एक तरह से वो पूरा नहीं करना चाहेंगे ताकि बाजार में एक तरह से क्या हो डिमांड जो है वो बनी रहे। इसलिए फर्म एक कितना प्रोडक्शन करेगी टोटल डिमांड का 1/3 ही प्रोडक्शन करेगी, और फर्म बी जो है वो भी 1/3 ही करेगी, और बाकी का जो बचा हुआ है 1/3 ये एक तरह से ओपन रहेगा, खुला रहेगा। इसका प्रोडक्शन दोनों फर्मों के द्वारा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फर्में अगर इतना प्रोडक्शन करने लग जाएगी तो मार्केट में एक तरह से डिमांड नहीं बनी रहेगी और उसकी जो प्राइस है वो एक तरह से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जबकि फर्में क्या चाहती हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमेशा वो क्या चाहेगी कि जो प्राइस है वो एक तरह से मार्केट में क्या हो बढ़े कहने का मतलब, ठीक है। और मार्केट में प्राइस बढ़ने के लिए एक तरह से क्या जरूरी है मार्केट में जो
प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, जिस चीज़ को वो बना रहे हैं, एक तरह से उसकी मार्केट में डिमांड बनी रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फर्म ए ने इतना प्रोडक्शन किया था, फर्म बी का 500 है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए ए फर्म जो है उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, निरंतर कम होता जा रहा है। जैसे पहले उसका 1000 था, फिर 750 हो गया है, फिर 687 हो गया है, और फिर अंतिम स्टेज में कितना हो रहा है, 666.67 हो रहा है। जबकि फर्म बी जो है उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले 500 था, फिर 625 हो गया, फिर 656 हो गया, फिर 666 हो गया। इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो फर्म बी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, और फर्म ए का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से जो ये एक्शन और रिएक्शन है वो एक तरह से क्या होगा, निरंतर चलता रहेगा। और कब तक चलता रहता है ये, जब तक कि दोनों की जो उत्पादन की मात्रा है वो बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, एक फर्म ने जैसे इतना प्रोडक्शन किया है तो उसका बचा हुआ जो है उसका हाफ जो है वो ही प्रोड्यूस करेगी फर्म बी, और इस तरीके से ये प्रोड्यूस चलेगी। और अंत में जब हम देखें, जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस समय फर्मों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि बाजार में अगर फर्मों की संख्या कितनी है, 2 फर्में हैं। अगर बाजार में 2 फर्में हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक फर्म के द्वारा कितना उत्पादन किया जाएगा उसको हम 1/n+1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बाजार में 2 फर्में हैं तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 = 1/3। मतलब प्रत्येक फर्म जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी, 1/3। ए फर्म है वो भी 1/3, और बी फर्म है वो भी क्या करेगी, 1/3 ही प्रोडक्शन करेगी, और बाकी का जो बचा हुआ 1/3 है वो एक तरह से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। क्लियर हो गया, ताकि डिमांड बनी रहे, प्राइस को बढ़ाया जा सके। अब देखिए, जैसे उन्होंने जो अपना मॉडल दिया था वो तो केवल उन्होंने डिओप्ली मार्केट के लिए दिया था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया गया था, जो ओलिगोपोली मार्केट है उसके लिए भी इसको लागू किया गया था। अगर हम कहें कि बाजार में 5 फर्में हैं, ठीक है, अगर बाजार में 5 फर्में हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक फर्म जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी, तो 1/n+1। ठीक है, n+1 का मतलब ये हो गया 5 + 1 = 1/6। मतलब प्रत्येक फर्म जो है, पांचों फर्में कितना प्रोडक्शन करेगी, 1/6 1/6 1/6 1/6, और एक जो पार्ट है 1/6 वो बचा रहेगा। ठीक है, उससे कोई भी फर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। मतलब एक फर्म जितना प्रोडक्शन करेगी उतना ही जो भाग है वो एक तरह से क्या रहेगा, शेष रहेगा। ठीक है, जैसे हमने 2 फर्मों के बारे में देखा था, 2 फर्मों में एक फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा था वो कितना था, 1/3 था, तो दूसरी फर्म भी 1/3, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है 1/3 वो एक तरह से ओपन रहता है। तो एक फर्म जितना प्रोडक्शन करेगी उतना ही एक तरह से क्या होगा, ओपन रहेगा। अगर फर्मों की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बाद में जैसे अर्थशास्त्री आए थे उन्होंने एक तरह से इस थ्योरी को एक तरह से एक्सपेंड किया था, एक तरह से तो एक्सपांड जो किया था उन्होंने, ठीक है, उसमें ये बताया कि अगर 2 फर्मों से ज़्यादा हो जाती हैं तो इस स्थिति में उनकी जो प्रोसेस वो चलेगी इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, अगर आपको ये जो नंबर है ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर इन नंबर में आप 2000 ले लो, जैसे कि टोटल जो हमारा प्रोडक्शन कितना है, डिमांड कितनी है, 2000 है, तो उस 2000 इंटू अगर आप करोगे 3/8, ठीक है, तो उससे जो वैल्यू है अभी हमने जो निकाल रखी थी 750 आ जाएगा। फिर 2000 इंटू 11/32 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2000 इंटू 11/32 करोगे तो पीरियड थर्ड जो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 687.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का मतलब सेम ही है। वो थोड़ा 1/2 जैसे हमने देखा था वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, अगर आप ये नंबर देखोगे तो बिल्कुल सिंपल से लगेंगे। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें एक तरह से उन्होंने ये भी मान लिया था कि फर्म जो है एक तरह से क्या कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली दोनों फर्में जो उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर रही है वो साथ ही साथ एक तरह से क्या होती है, इंडिपेंडेंटली होती हैं। जो फर्में हैं वो आपस में किसी तरीके से कोई एग्रीमेंट नहीं करती। मतलब जो फर्में हैं वो एक तरह से क्या है, नॉन कोलिजिव। ठीक है, नॉन कोलिजिव का मतलब एक तरह से क्या हो गया, आपस में वो किसी तरीके से कोई संगठन नहीं करती है। ठीक है, जिसको हम मतलब कह सकते हैं कि जो कार्टेल्स होते हैं वो कार्टेल का निर्माण नहीं करते, ये भी साथ साथ में मान लिया गया था। तो आपको इस वीडियो में जो कुर्नो का डिओपोली मॉडल है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।